नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कहा है कि अधिकार लूटने वाले लोग ऐसी बातें करें तो आश्चर्य होता है। अखिलेश यादव अपने 5 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में जाति के आधार पर पुलिस, ग्राम सेवक, लेखपाल जैसी सेवाओं में भर्ती की। अगर पीडीए की बात करते हैं तो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की भर्ती करते हैं। दरअसल जातिगत जनगणना होने से अखिलेश यादव की जमीन खिसक गई है। वे बौखलाए हुए हैं। अखिलेश यादव अब पूरी तरह से बौखला गए हैं कि अब क्या होगा। हक लूटने वाले अगर ये बात बोलें तो आश्चर्य लगता है। जब वो खुद मुख्यमंत्री थे 5 साल, तो 5 साल के मुख्यमंत्री तो काल में पुलिस की भर्ती में जाति चीन करके अपनी बिरादरी को, यादव को पुलिस में भर्ती, ग्राम सेवक में, लेखपाल में, एसडीएम 86 में 56 एसडीएम बना डाला। कम से कम एकाको को राजभर को बनाए होते, जमार को बनाते, धोबी को बनाते, बिंद केवट अमल्लाह को बनाते। जो अगर पीडीए की बात करते हो तो ये दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को बनाते। लेकिन ये लूटने वाले लोग, देखिए, जातिवार जनगणना से अखिलेश जी की जमीन खिसक गई है, वो बौखलाए हुए हैं। मैं तो देख रहा हूं जिसके पास 10 वोट भी दिलाने की कुव्वत नहीं है, ऐसे लोगों को बुला बुला के अपने यहां, जिस दिन से जातिवार जनगणना शुरू हुई है, अपने यहाँ ऑफिस में बुला करके प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और मजे की बात तो मैंने वीडियो देखा कि जो लोग आ रहे हैं उनको 5-5, 6-6 को पूड़ी, मिठाई, 1-1 लड्डू और 1-1 हजार रुपया पैकेट में दिया जा रहा है। मतलब 1,000 रुपया चलो मिलेगा और वहाँ खाली अखिलेश जी के सामने हाजिर हो जाना। वीडियो मैंने देखा तो कोई पूछ रहे हैं पत्रकार उनकी मीटिंग में, तो कह रहे हैं कि यहाँ आए हो अखिलेश जी के यहाँ? कहे नहीं भैया, सबका साथ सबका विकास का हम लोग ये भाषा बोल रहे हैं। और कई लड़के हमने वहां देखा कि वीडियो में देख रहे हैं, तो वो पूछ रहा है पत्रकार भाई कि भाई आप आए हो ओम प्रकाश? ना कहा नहीं, हम लोग ओम प्रकाश के साथ है, ऐसे ही चले आए हैं। ये हाल है उनके यहाँ आने वाले लोगों का। और जिसके भरोसे वो लड़ रहे हैं, उनका एक वीडियो हमने देखा कि जिसको एमएलए का फुल फॉर्म पता ना हो, राष्ट्रगान का कितने समय में गाया जाता, कब गाया जाता है, और उस व्यक्ति के भरोसे क्या कहा जाए। तो ये व्याकुल भारत हो गए हैं। अब व्याकुल होकर के ये बौखला गए हैं कि अब क्या होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भारत द्वारा पाकिस्तान से सभी आयात और प्रतिबंध लगाए जाने पर कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। एक देश जो लगातार आतंकी हमले करवा रहा है और भारत के खिलाफ पूरे विश्व में विष उगल रहा है, उस देश के साथ हम क्यों व्यापारिक संबंध बनाकर रखें। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी आयात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं करेगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों के लिए भारत पर निर्भर रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित रूप से इस कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूटेगी। ऐतिहासिक कदम है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। एक देश जो लगातार आतंकी हमले करवा रहा है और भारत के खिलाफ पूरे विश्व में विष उगल रहा है, उस देश के साथ व्यापारिक संबंध हम क्यों बना करके रखें। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पहले ही देश भर के व्यापारियों से आग्रह किया था कि ना पाकिस्तान को कुछ निर्यात करेंगे और ना पाकिस्तान से आयात करेंगे। और अब सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी आयात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान नहीं करेगा पाकिस्तान के साथ। तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों के लिए भारत पर निर्भर रहता है और हमारा और उनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उसमें हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, उनका इंपोर्ट बहुत कम है। इसलिए निश्चित रूप से इस कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूटेगी।
जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तानी एयरलाइंसों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने पर लगाने पर कहा है कि कुछ बड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं और उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि हम न केवल उन्हें सामरिक दृष्टि से कमजोर करेंगे बल्कि आर्थिक तौर पर भी तबाह कर देंगे। आतंकवाद के पोषक राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत भारत की सरजमीं पर की है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का पूरा वजूद भारत विरोध पर टिका हुआ है। आज कहीं न कहीं उनकी साख और विश्वसनीयता पाकिस्तान में दांव पर लग गई है, क्योंकि उन्हें लगातार घरेलू मोर्चे पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अगर भारत ने उन्हें पूरी तरह से आर्थिक तौर पर कमजोर किया और आतंकवाद पर प्रभावी प्रहार किया तो पाकिस्तान के लिए खुद को बचा पाना निस्संदेह मुश्किल होगा। देखिए, कुछ बड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं और उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि न केवल हम उन्हें सामरिक दृष्टि से कमजोर करेंगे, हम उन्हें आर्थिक तौर पर भी तबाह कर देंगे। आतंकवाद के पोषक राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान ने जो नापाक हरकतें भारत की सरजमीन पर की हैं, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा और आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का पूरा वजूद भारत विरोध पर टिका हुआ है। आज कहीं न कहीं उनकी साख और विश्वसनीयता पाकिस्तान में दांव पर लग गई है, इसलिए कि उनको लगातार घरेलू मोर्चे पर, चाहे वो बलूच विद्रोहियों का सामना करना हो या खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में पाकिस्तानी सेना को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। और ऐसे में अगर भारत ने उन्हें पूरी तरह से आर्थिक तौर पर कमजोर किया और आतंकवाद पर प्रभावी प्रहार किया तो इस बार पाकिस्तान के लिए खुद को बचा पाना। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि आज उन 26 आत्माओं को आज सचमुच श्रद्धांजलि और शांति मिलती यदि उन खूंखार आतंकवादियों को, जिन्होंने निर्दोष लोगों को शहीद किया, उनके लिए जो अंजाम मिलता। उनके हमलावरों को कहते हुए उन्होंने कहा कि हमलावरों पीछे जो ताकतें हैं, हमलावरों के पीछे जो ताकतें हैं, उसे हम सजा दे देते तो शायद आज हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाते। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से फिर कहूँगा, जागो। हमारा पूरा समर्थन सरकार के साथ है। हमने सर्वदलीय बैठक में भी कहा और फिर दोहराता हूँ, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़े। आज 13वीं होनी चाहिए बहुत से घरों में। 13वीं के पहले जिन्हें बर्बरतापूर्वक, नृशंसतापूर्वक, घृणा के साथ शहीद किया गया है पहलगाम में, उन 26 आत्माओं को सचमुच की श्रद्धांजलि होती, शांति होती अगर वो खूंखार आतंकवादी जिन्होंने निर्दोष उनको शहीद किया है, उनको उनके किए का अंजाम पहुंचा के समीदोष कर देते, उनके पीछे जो ताकतें हैं उनको हम सजा दे लेते तो शायद आज हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाते। मैं सरकार से फिर कहूंगा, जागो, उठो। ये केरल और बिहार के राजनीतिक दौरे बंद करो। हमारी पूरा समर्थन है सरकार के साथ। हमने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा है, फिर दोहराता हूं, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ो। बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट खुलने पर बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपलियाल ने कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए 6 महीने तक इंतजार करते हैं। सबसे पहले सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की जाती है, फिर भगवान के पवित्र कपाट खोले जाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्र की ओर से यहाँ पूजन किया। देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग 6 माह से प्रतीक्षा करते हैं भगवान के दर्शन के लिए। भगवान की पूजा का जो अधिकार मानवों को होता है 6 माह के बाद ही होता है। वैशाखे मासिते देवा गच्छन्ति निधि मंदिरम कार्तिके तस्मागत्या पुनरच्चाम चरन्ति ते ततो वैशाखमारभ्य मानवा हिम संक्षयात। तो वैशाख मास में जब मानवों के लिए सुलभ हो और यहाँ पर रहना, तभी यहाँ पर भगवान की पूजा
होनी चाहिए, ऐसा शास्त्र का निर्देश है कि जब यहाँ बर्फ न हो और जब मानव के लिए रहने के लिए उनके अनुकूल हो, तब मानवों का अधिकार, भगवान की पूजा का अधिकार होता है। आज सुबह 6 बजे कपाट हुआ, थोड़ा बताएं और अब आगे क्या क्या होना है। देखिए जो प्रक्रिया होती है वो सर्वप्रथम भगवान के कपाट उद्घाटन के लिए, सबके मंगल के लिए और स्वस्ति वाचन किया जाता है और स्वस्ति वाचन के अनंतर द्वार देश पर, भगवान के मुख्य द्वार पर और गणेशादि पूजन संपन्न होने के अनंतर द्वार का पूजन किया जाता है और द्वार पूजन के अनंतर यहाँ पर देखिए सबके कल्याण के लिए, मंगल के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है और उसके बाद समस्त प्राणी मात्र के कल्याणार्थ भगवान के पावन और मंगलमय कपाट उद्घाटित किए जाते हैं। आज मुख्य पूजा अर्चना की, भगवान के प्रति श्रद्धा आस्था का प्रकट, क्या कुछ पूजा हुई, क्या कुछ मांगा उन्होंने, क्या कुछ आज मांगा गया? ऐसा है, ये तो मन का भाव है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए तो मुझे जहाँ तक अनुभूति है उन्होंने यही मांगा होगा कि उत्तराखंड राष्ट्र समृद्ध हो और उत्तराखंड की ऐश्वर्य और समृद्धि के लिए उन्होंने भगवान के चरणों में प्रार्थना की है। पहली पूजा किस प्रधानमंत्री के नाम से पूजा हुई है? पहले ऐसा कई वर्षों से ऐसा चल रहा है क्योंकि राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्र के अभ्युदय के लिए भगवान, देखिए भगवान वधीश्वर जो हैं भारतवर्ष के इष्ट देव हैं और इष्ट देव से ही प्रार्थना की जा सकती है। इसलिए सर्वप्रथम भारत राष्ट्र के अभ्युदय और समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री की ओर से और यहाँ पर पहला पूजन होगा और साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जो भी रहेंगे उनके नाम से भी और यहाँ पर पूजन किया जाता है। आपके साथ लेना चाहूंगा, बद्री विशाल धाम नहीं आ पा रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं जिन्हें तकलीफ है, वो किस तरह से घर पर पूजा अर्चना करके आज के दिन का लाभ ले सकते हैं? देखिए जो लोग नहीं आ पाते हैं वो मन में भगवान का स्मरण करें। भगवान तो सहस्त्र बाहु हैं, सहस्त्र नेत्र वाले हैं और सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। तो भगवान अगर किसी पर अनुकंपा करते हैं तो किसी भी तरह से कर सकते हैं, तो उनको भगवान की अनुभूति वहीं से प्राप्त हो जाएगी। वो मन से भगवान का स्मरण करें। भगवान सबका योगक्षेम करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, कल्याण के दाता हैं, अवश्य उनका भी कल्याण करेंगे। आज सामान्य स्वरूप में कल श्रृंगार किया जाएगा प्रभु को? आज ही श्रृंगार किया जाएगा, अभी 10:30 बजे के बाद। और आज क्योंकि आज दिन भर भगवान के श्री कपाट खुले रहेंगे, सबको दर्शन की सुविधा होगी क्योंकि आज बहुत ज्यादा जनसम्मर्द है और जनसम्मर्द होने के कारण लोगों को असुविधा न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले से पूर्व परंपरा के अनुसार पहले दिन और अंतिम दिवस में भगवान के कपाट उद्घाटित रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भारत द्वारा पाकिस्तानी एयरलाइंसों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने पर कहा कि पाकिस्तान ने पहले ही भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। भारत से आने वाली कॉस्मेटिक्स समेत कई चीज़ें वहां लंबे समय से प्रतिबंधित हैं, लेकिन ये वहां पहुंचती हैं और लोग इन्हें दोगुने दाम पर खरीदते हैं। पाकिस्तान खुद इसका खामियाजा भुगत रहा है। अब भारत ने बदला लेना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया देख रही है कि आतंकियों को कौन पाल रहा है। इस लड़ाई में पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के साथ है। देखिए, पहले से पाकिस्तान उसका आकाश सीमा हमारे लिए बंद कर दिया था। भारतीय जो उत्पाद है, कॉस्मेटिक्स से लेकर बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान पहले से ही बैन करके रखा है, वहाँ बिक्री नहीं होता है। लेकिन चोरा मार्केट से जाता है, डबल दाम में लोग खरीदते हैं क्योंकि भारतीय सामान वहाँ बहुत डिमांड है। तो उसमें नुकसान पाकिस्तान को ही हो रहा है, हमें कुछ नहीं है। हमारा तो आज दुनिया मार्केट है, तो इसका भी तो भारत अब बदला लेना शुरू किया है। अच्छा, एंगोला ने उसका जो आकाश सीमा है वो भारत के लिए ओपन कर दिया, इसीलिए प्रधानमंत्री उसको धन्यवाद दिया। अब सारा दुनिया देख रहा है कि टेररिज्म कौन फैला रहा है, टेररिस्टों को कौन पाल रहा है, टेररिस्टों को कौन ट्रेनिंग दे रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सामने ये विषय ले आए हैं और इसीलिए टेररिज्म के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है, नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, सारा दुनिया उसको स्वीकार कर रहा है और उनको क्लीन चिट दिया है। अब देखिए पूरा दुनिया हिंदुस्तान के पीछे मोदी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक राष्ट्रीय चुनाव क्रॉस कंट्री रेस में शामिल होने पर कहा कि आज बड़ी संख्या में
सुबह 6 बजे से ही एकत्रित होकर नोएडा दौड़ रहा है। यहाँ के बच्चे, यहाँ के जवान, यहाँ की माताएं, बहनें, बेटी बेटियां आवाज़ बुलंद कर रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए, और ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दल जाग जाओ, बार बार चुनाव का नाटक नहीं चलेगा, संविधान में संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ करवाओ। की संख्या में सवेरे 6 बजे इकट्ठा होकर नोएडा दौड़ रहा है। यहाँ के बच्चे, यहाँ के जवान, यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें, बेटे बेटियां आवाज बुलंद कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। और ये कह रहे हैं राजनीतिक दल जाग जाओ, बार बार चुनाव का नाटक नहीं चलेगा, संविधान में संशोधन करके लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाओ। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि संडे ऑन साइकिल का आज 21वां संस्करण है। 7,000 से अधिक स्थानों पर देश के शिक्षकों ने साइकिलिंग करके देश को संदेश दिया है। संडे ऑन साइकिल से हम स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक गतिविधि बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज हम डिजिटल तो हुए हैं लेकिन फिजिकल छूट रहे हैं। संडे ऑन साइकिल से हम प्रदूषण का समाधान भी कर सकते हैं। इसलिए आज देश के शिक्षकों के द्वारा हम संदेश देना चाहते हैं कि आइए हम सब लोग साइकिलिंग करके देश को स्वस्थ रखें। संडे ऑन साइकिल की आज 21वीं एडिशन है। 7,000 से अधिक स्थानों पर देश के टीचर्स ने साइकिलिंग करके देश को संदेश दिया है। संडे ऑन साइकिल से हम फिट रहते हैं। फिट रहने के लिए शारीरिक करना बहुत आवश्यक है। आज हम डिजिटल तो हुए हैं लेकिन फिजिकल छूट रहे हैं। आज हम कंप्यूटर की स्क्रीनिंग के सामने तो बैठते हैं लेकिन मैदान छूट रहा है। साइकिलिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे फिट इंडिया का मंत्र भी सोल होता है, जिसमें ओबेसिटी के अगेंस्ट मोदी जी की लड़ाई को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। संडे ऑन साइकिल से हम पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। इसलिए आज देश के शिक्षकों के द्वारा हम संदेश देना चाहते हैं कि आइए हम सब लोग साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जाति आधारित जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने पर कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने लगातार इस विषय को उठाया। हर जगह राहुल गांधी ने मजबूती से जातिगत जनगणना करवाने की बात की। यदि किसी ने ईमानदारी और नेक नीति से जातीय जनगणना की बात उठाई है तो वह है हमारे नेता राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई तो केंद्र सरकार को बाध्य होना पड़ा, क्योंकि यह आम जनता की आवाज़ बन गई थी। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने लगातार इस बात को उठाया। आप देख सकते हैं, चाहे वो सदन के अंदर की बात रही हो, भाजपा के लोगों ने तो राहुल जी को अपमानित तक किया सदन के अंदर। तमाम तरीके से उनकी जात पर बोलना और तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाया। राहुल जी ने यहां तक कहा कि मुझे आप कुछ भी आप अपमानित कर लो, हमें गाली दे दो, पर हम जाति जनगणना करा के रहेंगे। ये तो रिकॉर्ड में है, लोकसभा के रिकॉर्ड में है। आप देख सकते हैं, आपके पास रिकॉर्ड होगा और पूरा देश, पूरी दुनिया ने देखा है उनके सांसद ने किस तरीके का अपमान किया था राहुल जी का। और लगातार चाहे वो कहीं पर भी सभाओं में, चाहे कहीं भी इंडोर स्टेडियम में भी कहीं अगर कार्यक्रम हुआ सामाजिक न्याय का, चाहे प्रयागराज में हुआ हो, लखनऊ में हुआ हो, पटना में हुआ हो, रांची में, जहां भी हुआ है पूरे देश में, मुंबई, हर जगह राहुल जी ने मजबूती से जाति जनगणना कराने की बात कही है। तो मैं समझता हूं कि इसमें अगर श्रेय लेने के लिए अगर लोग आगे बढ़कर कुछ लेना चाहते हो तो वो एक अलग विषय है, पर सचमुच अगर किसी ने ईमानदारी से और नेक नीति से अगर जाति जनगणना कराने की बात उठाई है, एक समानता की बात उठाई है, तो वो आदरणीय हमारे जन नेता राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी का एक स्वभाव है कि श्रेय लेने का स्वभाव नहीं है, काम करने का स्वभाव है। हमेशा काम किया, चाहे वो किसानों के जो जमीन आप देखे होंगे भट्टा परसौल के बाद जो कानून बना मुआवजे का, तो राहुल जी का पूरा उसमें योगदान था। जो भी आप देखेंगे फूड सिक्योरिटी बिल से लेकर सब में राहुल जी का बड़ा योगदान, पर राहुल जी ने कभी भी आगे बढ़कर श्रेय नहीं लिया।
एक सच्चा इंसान, एक नेक दिल इंसान जो बात उठा रहा है, तो ये हम सब का कर्तव्य बनता है, इस देश के लोगों का कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति के साथ खड़े रहें। और मैं तो पूरी तरीके से निश्चित तौर से हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की, आपने कल भी धन्यवाद यात्रा निकाला और आज भी हम लोग निकले और राहुल जी को धन्यवाद किया। और निश्चित तौर से राहुल गांधी जी ने बात उठाई, सरकार को बाध्य होना पड़ा, क्योंकि बाध्यता इस नाते कि आम जनता की आवाज बन गई, आम जनता ने बोलना शुरू कर दिया। गांव से लेके, गलियारे से लेके, खेत से लेके, खलियान से लेके, बाजार से लेके, हर जगह ये जातीय जनगणना की बात, राहुल जी की बात लोगों के दिमाग दिल में घर कर गई। और वो निश्चित तौर से राहुल जी, हम सब लोग ये पूरा श्रेय आदरणीय अपने नेता राहुल जी को देते हैं। और राहुल जी ने इतना दबाव बनाया कि सरकार को मानना पड़ा और बाध्यता के साथ उन्हें घोषित करना पड़ा। और राहुल जी ने एक बात और कही है कि आप ये डेट बताइए कि कब तक इसको पूरा करेंगे और कब इसको लागू करेंगे। भागलपुर के सैंडिस मैदान में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की शुरुआत अंडर 19 तीरंदाजी प्रतियोगिता से हुई। भागलपुर समेत बिहार के 5 जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार के एसएसपी हृदयकांत और डीएम इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि मैं देश भर से आए सभी खिलाड़ियों का स्वागत करता हूं। उनके स्वागत, आवासन, भागीदारी और सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां की गई है और सभी जगहों पर बलों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह आयोजन सफलतापूर्वक होगा। पहले तो जितने भी खिलाड़ी पूरे देश भर से आए उनका मैं भागलपुर में स्वागत करता हूँ और उनको अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। उनके स्वागत के लिए, आवासन के लिए और अच्छे पार्टिसिपेशन के लिए, सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से भरपूर तैयारी की गई है। हमारे डीएम साहब के द्वारा संयुक्त आदेश निकाल के जो भी क्रिया स्थल है, जहाँ पे भी उनका आवासन स्थल है, सब जगह पे मजिस्ट्रेट फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे भी एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है, वही यहाँ सभी लोगों की फिजिकल चेकिंग करके ही यहाँ पे ला रहे हैं। तो व्यापक प्रबंध किया गया है सुरक्षा का भी, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो आयोजन है वो काफी सफल ढंग से किया जाएगा और भागलपुर को पूरे भारत में स्पोर्ट्स के मैप पे एक नया पहचान दिलाएगा। सभी 2025 का आयोजन भागलपुर में हो रहा है और तीरंदाजी का शुरू होने जा रहा है। सभी खिलाड़ियों का बहुत बेहतर तरीके से स्वागत किया गया और सभी खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं यहाँ की व्यवस्था को देख करके, और सभी के कोच सभी खिलाड़ियों का स्वागत करता हूँ। भागलपुर के वासियों से आग्रह करता हूँ खेल को देखने, अपने बच्चों को भी दिखाएं और अपने बच्चों को भी खेल जो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। आगे हम खेल कर विकसित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी जो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। नहीं, चलिए, ये तो मेरे टीम के लिए बहुत ही अच्छा फीडबैक है और मैंने करके रखा है। सारी बेस्ट सुविधाओं को अपने नई पहचान कायम। इससे खिलाड़ियों बिहार के भी खिलाड़ियों में काफी उत्साह रहेगा और सीख करके लोगों से बिहार के सहरसा दौरे पर पहुंचे बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री जनक राम ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। मंत्री जनक राम ने कहा कि जनमानस की आवाज है कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार सीएम बने। श्री तेजस्वी यादव जी जो ये कमेंट करके वो तेजस्वी जी किए थे जो सरकार में रहने की बात, श्री तेजस्वी यादव जी को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहिए कि लाठी के बल पे, डंडा के बल पे, गोली के बल पे जंगल राज को उनके माता पिता ने स्थापित किया। इस जंगल राज को बिहार की जनता ने खारिज कर दिया और सुशासन के नेता नीतीश कुमार जी को स्थापित किया। उस शासन राज में नीतीश कुमार जी के द्वारा ही श्री तेजस्वी यादव जी को बिहार में मुख्यमंत्री बनने का अगर ताज मिला तो राज्य के नेता नीतीश कुमार जी ने ही वो ताज दिया है। तो कभी श्री तेजस्वी यादव जी को यह बात को भूलना नहीं चाहिए और आने वाले दिनों में बिहार की जनता अब आपको तो उस हालात में पहुंचाएगी कि अब विरोधी दल का नेता भी अब बनने की स्थिति में नहीं होंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।